गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है बहुत ही जोरदार तरीके से चल रही होगी। अब जो है हम संविधान के इस सेशन में आज जो है 14वें नंबर की आपकी क्लास पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने कंटिन्यू होकर 13 क्लासों को पढ़ लिया है और इस जो है संविधान की क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज इसमें क्या खास होने वाला है आपका, तो इसमें आज से जो है हम संविधान का पार्ट 1 चालू करेंगे, यानी भाग पहला स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो हम चर्चा करने वाले अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के बारे में जानकारी लेंगे। पर अब आप जो संविधान पढ़ रहे हैं वो आपका वर्तमान संविधान आपका स्टार्ट हो चुका है। आज से हम संविधान की शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप, और आप भी अपने रजिस्टर और पेन को उठाकर बैठ जाइए। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। क्या आप लोग तैयार हैं या नहीं? अरे बोलिए यस या नो, आप लोग तैयार हैं या नहीं? जब तक आप लोग कमेंट करके आंसर नहीं देंगे तब तक आपकी क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, आप लोग रेडी हैं, यस या नो? तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान का जो है पार्ट 1 यानी भाग फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, संविधान का कौन सा आपका, संविधान का भाग 1, ठीक है ना। अब भाग 1 में क्या दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भाग 1 में दिया गया आपका संघ और इसका राज्य क्षेत्र। क्या दिया गया है? संघ और इसका राज्य क्षेत्र। तो ये आपकी जो हेडिंग रहेगी आपकी, कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाग 1 में किसकी जानकारी मिलती है, तो हम बात करते हैं संघ और इसके राज्य क्षेत्र की। और कहां से कहां तक जानकारी मिलती है, तो आप बताएंगे आर्टिकल जो है, अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 1 से 4 तक की इसमें हमें जानकारी मिलती है। कहां से कहां तक जानकारी मिलती है हमें? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की इसमें हमें जानकारी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं क्या इसमें विशेष आपका है। तो हम बात करते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद फर्स्ट, आर्टिकल नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो अनुच्छेद पहला पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है आपसे। क्या क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद फर्स्ट क्या कहता है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद फर्स्ट में ही बात की गई राज्यों का संघ। अनुच्छेद में क्या कहा गया है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इसमें ही क्या कहा गया आपका? भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब आपने कहा भारत राज्यों का संघ है, तो राज्यों का संघ क्या है, संघ के बारे में हम समझते हैं। तो आप लिख लीजिए, राज्यों का संघ का मतलब क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ क्या है, इसका मतलब क्या है? तो लिखना, यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो आप लिख लेना, क्या लिखोगे आप कि यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं। याद रखना, आपको क्या पूछा जाएगा आपसे, बताइए राज्यों का संघ है तो कैसा है, तो आप कहोगे यह जो संघ है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा याद रखना, इसमें राज्यों का पृथक होने का अधिकार नहीं है। दूसरा लिखना आप, इसमें इसमें राज्यों को इसमें राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि बताइए कि राज्यों का संघ तो भारत है,
इसमें क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो पहला उसमें कहा गया है कि भारत जो है, ये जो संघ है, ये आपके किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, इसमें जो है आपके राज्य जो है आपके संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इतना आपको विशेष तरीके से याद रखना है। इसका मतलब क्या है, अलग नहीं हो सकते का मतलब क्या है, तो अलग नहीं हो सकते का मतलब इतना सा है कि मतलब जो भारत जो संघ है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। याद रखना, भारत कैसा है आपका, तो अपन बताएंगे, आप लिख लीजिए, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। यानी भारत कैसा है आपका, भारत विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी अविनाशी संघ है। तो ये आपको याद रखना है, भारत कैसा है आपका, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और क्या है, याद रखना, अगर ही हम बात करते हैं अमेरिका की, किसकी बात करते हैं, अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका कैसा है आपका, अमेरिका अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। दोनों में क्या अंतर है, यानी याद रखना, भारत में राज्य स्वतंत्र नहीं है जबकि अमेरिका में राज्य स्वतंत्र है। इतना आपको याद रखना है। तो ये अब इसी में और क्या दिया गया है, तो याद रखना, अनुच्छेद फर्स्ट में ही, किसमें आपके, अनुच्छेद फर्स्ट में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद फर्स्ट में ही इसके नाम बताए गए, भारत के कौन कौन से नाम होंगे। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में भारत के नामों की जानकारी मिलती है, तो याद रखना अनुच्छेद फर्स्ट में ही भारत के क्या बताए गए हैं, नाम बताए गए हैं, कौन कौन से नाम होंगे। तो अनुच्छेद फर्स्ट में इसके नाम कौन कौन से होंगे, इसी में प्रावधान किया गया है किसका, नाम का, कि नाम कौन कौन से हैं। तो हमें जो है भारत के दो औपचारिक नाम है, भारत के नाम कौन कौन से नाम है, यानी हम बात कर रहे हैं औपचारिक नाम की बात करते हैं। तो औपचारिक जो नाम है वो मिलता है भारत, क्या मिलता है, भारत, या दूसरा आपको नाम मिलेगा क्या, इंडिया। ये आपको याद रखना है, भारत के कौन कौन से औपचारिक नाम है, तो भारत या इंडिया जो है ये शब्द आपको कहाँ मिले हैं, अनुच्छेद फर्स्ट में ही आपके लिखे गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद सेकंड की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा पढ़ रहे हैं अब हम, अनुच्छेद सेकंड। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, कौन सी हेडिंग डालनी है आपको, अनुच्छेद सेकंड पढ़ रहे हैं हम। तो अनुच्छेद सेकंड में क्या कहा गया है, कि कहा गया है कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। क्या कहा गया आपका, कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों नए राज्यों की, याद रखना कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है, तथा स्थापना कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि संसद क्या कर सकती है, बताओ संसद क्या कर सकती है, तो आप बताएंगे कि संसद जो है वो विधि बनाकर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। याद रखना, नए राज्य मतलब दो शब्द आए हैं, एक प्रवेश और दूसरा क्या है, स्थापना कर सकती है। अब इसको हम समझते हैं, प्रवेश क्या है और स्थापना क्या है। तो आप लिख लीजिए कि प्रवेश का मतलब क्या दिया गया है इसमें, तो प्रवेश का मतलब है नए राज्य जो पहले भारत के संघ में शामिल नहीं थे। याद रखना, कैसे कौन से राज्य होंगे आपके, नए राज्य जो पहले भारतीय संघ में
भारतीय संघ में शामिल नहीं थे। ऐसे राज्य जो पहले भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, अब उनको प्रवेश सरकार आपकी दे सकती है। दूसरा शब्द आ रहा है क्या आपका, स्थापना। दूसरा किसके बारे में जानकारी मिल रही है हमें, स्थापना के बारे में। तो याद रखना, स्थापना यानी किसी नए क्षेत्र जो राज्य नहीं है को राज्य बना सकती है ना। किसी नए क्षेत्र जो पहले राज्य नहीं है उसे राज्य बना सकती है। तो ये दोनों प्रावधान जो है वो किस में दिए गए हैं, आपके अनुच्छेद 2 में ही दिए गए हैं कि प्रवेश और उनकी स्थापना करा सकते हैं। अब जो है इसी के तहत क्या हुआ था आपका, तो अनुच्छेद जो दूसरा है, अनुच्छेद 2 के तहत ही आप क्या हुआ था कि जो सिक्किम है, क्या है आपका, कौन सा राज्य आया था आपका, सिक्किम। किसको शामिल किया गया आपका, सिक्किम को शामिल किया गया था। तो हेडिंग डालना आप सिक्किम के बारे में। किसके बारे में याद रखना बने, सिक्किम। सिक्किम के बारे में हमें याद रखना है, क्या याद रखना कि अनुच्छेद 2A, कौन सा अनुच्छेद है, 2A में इसे सहयोगी राज्य एवं संबद्ध राज्य बनाया गया था। अनुच्छेद 2A के अनुसार इसे सहयोगी एवं संबद्ध राज्य बनाया गया। जी आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के तहत सिक्किम को जो है आपका सहयोगी एवं संबद्ध राज्य बनाया गया था, तो वो अनुच्छेद 2A के तहत बनाया गया था कि पहले हम देखेंगे कि आप कैसा व्यवहार है, क्या आप लोग हमारे साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं है आप लोग लड़ाई दंगे चालू कर दे और हमारी शांति को भंग कर दें। इसलिए जो है सिक्किम को पहले सहयोगी राज्य बनाया गया था। कब बनाया गया था, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। ये 2A जो अनुच्छेद आया था, ये कब आया था आपका, तो आप बताएंगे 35वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था आपका, 35वां संविधान संशोधन। तो अब आपको याद रखना 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1974 को। कब हुआ था आपका, 1974 को 35वां संविधान संशोधन हुआ। फिर उसके अगले ही वर्ष, याद रखना आपको कब, अगले ही वर्ष सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो याद रखना आपको 36वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन, तो अब हो जाएगा इसी के बाद आपका कौन सा, 36वां संविधान संशोधन। तो आप लिखना इसको खत्म करके 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो जी आपको याद रखना है, किसका दर्जा दिया गया था आपका, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। कब, 36वां संविधान संशोधन। और 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो अब उसके अगले साल ही 1975 में। तो याद रखना है आपको कि 36वां संविधान संशोधन है ना, कब हुआ आपका, 1975 में, जिसमें जो है आपके सिक्किम को पूर्ण राज्य का आपका दर्जा दिया गया था। ये दर तक बताइए समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो यस या नो। तो यहाँ तक हमने देख लिया है, और इसके और भी हमें राज्य उदाहरण के तौर पर देखने को मिलते हैं। और कौन कौन सी इसी में आते हैं, तो उदाहरण करके लिख लेना आप। यही इसी के तहत शामिल हुआ था आपका सिक्किम, तो हो ही गया था, इसी के तहत शामिल किया गया था किसको,
गोवा को, गोवा, दमनदीप, दमनदीप, गोवा के बाद कौन आया आपका, दमनदीप, गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ये हो गया आपका। और कौन सा आया था, तो पौंडीचेरी को भी शामिल किया गया था, किसको शामिल किया गया था आपका, पौंडीचेरी को। तो ये कुछ नाम हैं, उनको आपको याद रखना है, जो पहले भारत के नहीं थे, है ना, भारतीय संघ में शामिल नहीं थे, इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया था। आगे याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर भारत नए क्षेत्रों का अर्जन कर सकता है। इसी के तहत आगे लिख लेना आप, क्या लिखोगे आप, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारत नए राज्यों का, भारत जो है नए राज्यों का अर्जन कर सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो भारत है अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार क्या नए राज्यों का अर्जन कर सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। कैसे ले सकता है, तो उसके भी नियम है, तो उदाहरण के तौर पर कैसे ले सकता है, तो उदाहरण करके लिख लीजिए आप। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे तो भारत उपहार स्वरूप ले सकता है, कैसे ले सकता है, उपहार के रूप में भी ले सकता है, ठीक है ना। कोई किसी से संधि करके ले सकता है, क्या करके ले सकता है, संधि करके ले सकता है ना। व्यापार के रूप में ले सकता है भारत, इसके रूप में ले सकता है, उपहार, संधि, व्यापार, खरीद सकता है, क्या कर सकता है आपका, खरीद सकता है, ठीक है ना। लीज पर ले सकता है, किस पर ले सकता है भारत, लीज पर ले सकता है, और जीत भी सकता है, यानी विजय प्राप्त कर सकता है। तो इतने सारे प्रावधान आपको याद रखना है। ये सब जो प्रावधान है आपके अनुच्छेद 2 में इनका वर्णन हमें मिलता है। तो अनुच्छेद 2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया मेरे प्यारे साथियों, है ना, इनके बारे में हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 में, 2 के तहत जो है संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। फिर हमने बताया प्रवेश में क्या होता है, तो नए राज्य जो पहले भारतीय संघ में नहीं थे शामिल, उनको राज्य बना सकती है। दूसरा स्थापना, यानी किसी ऐसे क्षेत्र जो पहले राज्य नहीं था अब उसको राज्य बना सकती है। इसी के तहत हमने बात की है सिक्किम की, किसकी बात की आपकी, सिक्किम की, जो सिक्किम 2A के तहत जो है पहले इसको सहयोगी राज्य बनाया गया था, बाद में इसको कैसा बना दिया गया, बाद में इसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। कब पूर्ण राज्य बना दिया गया था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। कब बनाएगा आपका, 1975 में। इसी के तहत हमें और भी देशों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली, पौंडीचेरी, है ना। इसी के बाद याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारत जो है नए क्षेत्रों का अर्जन कर सकता है, जैसे उपहार ले सकता है, वो क्या ले सकता है आपका, उपहार ले सकता है, संधि कर सकता है, व्यापार कर सकता है, लीज पर ले सकता है, खरीद सकता है, विजय भी प्राप्त कर सकता है। अब बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो यस या नो, यहां तक समझ में आया, आप बोलोगे यस सर समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा आता है अनुच्छेद तीसरा। हेडिंग डालीजिए, अनुच्छेद कौन सा आएगा आपका, तो अनुच्छेद आएगा तीसरा। अनुच्छेद अब कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, अनुच्छेद तीसरा पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, अरे बोलो मेरे प्यारे साथी कौन सा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। अब जो है हमारा अनुच्छेद तीसरा आ गया है, तो हेडिंग डाली, इसमें क्या होगा कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। यानी इसमें कहा क्या कहा गया है कि संसद विधि बनाकर, कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के, भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन
पुनर्गठन कर सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद कौन सा आपका तीसरा है। अब इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या प्रावधान आपके दिए गए हैं, तो हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप, है ना। इसमें क्या कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरे नंबर पर लिख लीजिए आप, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं, राज्यों के तो क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे राज्यों के जो क्षेत्र में, है ना, कमी कर सकते हैं। राज्यों के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आगे लिख लेना आप, इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो आप कहोगे राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यों के नाम में परिवर्तन, क्या कर सकते हैं, राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। तो याद रखना आप कि नए राज्यों का निर्माण, राज्यों में के क्षेत्र में वृद्धि, कमी, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन कर तो सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन लेकिन याद रखना किसकी अनुमति लेकर करने पड़ेंगे, तो अनुमति लेनी पड़ेगी आपकी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। तो याद रखना, इसके आगे ही हम बात करेंगे। ये जो शब्द हैं आपके अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन होंगे तो वो हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से ही सब कार्य होंगे। किससे होंगे आपके, राष्ट्रपति की पहले हमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या कहा गया है, तो दूसरा इसी में प्रावधान है कि प्रभावित होने वाले राज्यों को एक तय सीमा तक विचार या राय मांगी जाएगी। यानी आगे लिखना आप, प्रभावित राज्यों से एक तय सीमा तक राय मांगी जाएगी, राय या सलाह मांगी जाएगी, मांगी जाएगी। आगे लिखना, लेकिन राय को मानना आवश्यक नहीं होगा। यानी याद रखना कि राय लेकिन राय को मानना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं होगा। तो राय को मानना आवश्यक नहीं होगा, राय ले सकते हैं लेकिन आवश्यक मानना नहीं है। और क्या कहा गया उन्होंने, और उन्होंने प्रावधान लेकर आए हैं कि लिखना आप, राय मिल जाने के बाद यदि योजना में परिवर्तन होता है तो पुनः विचार मांगने की आवश्यकता नहीं है। लिखना, राय लेने के बाद, राय लेने के बाद यदि योजना में परिवर्तन होता है तो दोबारा राय लेने की आवश्यकता नहीं। तो आपको ये भी याद रखना कि अगर एक बार राय ले ली गई है तो दोबारा राय लेने की आवश्यकता नहीं है।
और इसके बाद आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, एक थोड़ी सी चीज और याद रखनी है। क्या कहा गया है कि स्पष्टीकरण केंद्र शासित प्रदेशों की राय नहीं ली जाएगी। स्पष्ट करके दिया है ना, स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेशों की राय नहीं ली जाएगी। ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि बताइए राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन करना है तो क्या आपकी केंद्र सरकार की राय ली जाएगी? तो आप बताएंगे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल नहीं ली जाएगी आपकी राय, है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद चौथा जो आने वाला है। हेडिंग डाली अनुच्छेद 4। अनुच्छेद कौन सा आ गया आपका? 4 आ गया। अनुच्छेद 4 में क्या बताया गया है तो बोल आपको लिखना है। देखिए आप, अनुच्छेद कौन सा आ गया हमारा? तो 4 आ गया अनुच्छेद आपका। इसमें क्या कहा गया है आपका? तो वो आप लिखिए। इसमें कहा गया है यदि अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के पालन में याद रखना, यदि अनुच्छेद 2 एवं 3 के पालन में यदि संसद कोई कानून बनाती है, पालन में यदि संसद कोई विधि बनाती है, कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जी आपको याद रखना है क्या कहा गया है इतने सब में। ये कहा गया कि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर परिवर्तन किया जाता है तो संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। याद रखना, अर्थात जरूर याद रखो, अर्थात क्या कहा गया है कि यह अनुच्छेद 368 से बाहर का होगा। अर्थात यह अनुच्छेद 368 से बाहर होगा, जिसको हम बोलते हैं संविधान में संशोधन नहीं होगा। लिखना आप, यह कार्य साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। आगे लिखना, यह जो कार्य है यह कार्य साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका? साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। आगे लिखना, इसके तहत अनुसूची 1 तथा अनुसूची में संशोधन भी होगा। लिखना आप, इसके तहत किसमें परिवर्तन होगा? तो लिखना, इसके तहत अनुसूची फर्स्ट में परिवर्तन होगा। बस याद रखना, अनुच्छेद 1 से 4 तक परिवर्तन होंगे और अनुसूची पहली में परिवर्तन आपका होगा। आगे लिखना आप, संसद इसके पालन हेतु पूरक विधियां बना सकती है। क्या कहा गया आपका कि संसद, किसकी बात चल रही है आपकी? संसद की। तो लिखना आप कि संसद इसके पालन हेतु पूरक विधियां बना सकती है।
ये आपको याद रखना है कि संसद इसके पालन हेतु पूरक विधियां बना सकती है। आगे लिखना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी मान्य आपके होंगे। तो कब कब मान्य होंगे वो उनके बारे में आप अलग अलग केसों में इनके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे क्या आपका हुआ, तो इसी के तहत हम याद रखने भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता, है ना। कौन सा पढ़ते हैं अपने इसी के अंतर्गत, तो इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता। तो क्या आ गया आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता कब से चल रहा है आपका, तो ये चल रहा है 1974 से। कब से चल रहा था आपका, 1974 से चल रहा था। उस समय कौन थे आपके, तो भारत की जो प्रधानमंत्री थी, याद रखना किसकी बात चल रही है आपकी, प्रधानमंत्री की बात चल रही है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी। कौन थी आपकी, इंदिरा गांधी थी। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन थे, तो उनका नाम लिख लेना आप, मुजफ्फर रहमान। मुजफ्फर रहमान उस समय बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, है ना। जब ये दोनों थे तो भौगोलिक क्षेत्र आपस में अदला बदली करना था। क्या करना था आपका, तो आप लिख लीजिए किसके लिए विवाद चल रहा था आपका, ये संधि हो रही थी भौगोलिक क्षेत्र के लिए। भौगोलिक क्षेत्र की अदला बदली, भौगोलिक क्षेत्र की अदला बदली करनी थी कि कुछ जो बांग्लादेश के थे वो भारत में आ जाते, कुछ भारत के जो थे वो बांग्लादेश में चले जाते आपके। ऐसी कुछ क्षेत्रों की अदला बदली आपकी की जानी थी। लेकिन याद रखना उस समय इसको सॉल्व नहीं कर पाए थे, और उस समय नहीं कर पाए थे तो अब इसको वर्तमान में सॉल्व कर दिया गया है। कब कर दिया गया है, तो इसको जो सॉल्व हुआ है भारत बांग्लादेश के बीच संबंध जो समझौता हुआ है वो याद रखना वो कब हुआ है, वो 2015 में हुआ है। कब हुआ है आपका, 2015 में इस विवाद को हल किया गया। 2015 में इस विवाद को हल किया गया। तो याद रखना ये विवाद कब सॉल्व हो गया आपका, है ना। तो ये हो गया 2015 में। इसके लिए किया गया था आपका 100वां संविधान संशोधन। कौन सा किया गया था आपका, तो आपको याद रखना है 100वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था आपका, 100वां संविधान संशोधन हुआ। तो कब हुआ था आपका, वो याद रखना आपको 2015 में हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीएम थे हमारे कौन, नरेंद्र मोदी जी। कौन थे आपके, नरेंद्र मोदी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और अभी भी है ना। ऐसे जो है भारत बांग्लादेश का मुद्दा कैसा होता है, शांत हो जाता है आपका, है ना। दोनों के बीच क्या हो जाती है आपकी, सुलह हो जाती है, आपस में इसका अदला बदली कर लेते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों अब आपको हेडिंग डालना, हमने 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद तो पढ़ लिए हैं। अब यही आता है भारत में राज्यों का पुनर्गठन। हेडिंग डालिए आप, क्या डालना है आपको, तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का क्या पढ़ रहे हैं अब अपन, तो भारत में राज्यों का पढ़ रहे हैं पुनर्गठन। तो पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए भारत में राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ आपका, क्या हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय क्या था आपका, भारत के कुछ जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश क्षेत्र के नाम से जाने जाते थे, यानी ब्रिटिश प्रांत जिनको कहा जाता था, है ना। उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत और कुछ कमिश्नरी क्षेत्र भी थे, है ना, जो 1947 में भारत में शामिल हुए आपके।
भारत के थे, लेकिन अंग्रेजों को छोड़कर चले जाते हैं। और कुछ देशी रियासतें भी थी, है ना, और वहीं पर फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशक केंद्र भी हुआ करते थे। अब यही कारण था कि भारत जो है अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, केंद्र, राज्य और आपके अर्जित क्षेत्र। कितने आ रहे थे आपके? केंद्र भी थे, राज्य भी थे और अर्जित क्षेत्र भी थे, है ना। प्रारंभ में राज्य क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया था। याद रखना, हम बात करें स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में राज्यों को 4 भागों में, कितने भागों में बांटा गया था आपका? तो आप बताएंगे 4 भागों में बांटा गया था। अब 4 कौन कौन सी थी आपकी? तो नाम याद रखना, पार्ट ए यानी भाग का, भाग खा, का खा गा, और एक और आ जाएगा कौन सा? भाग घा। ठीक है ना, जिसको हम पार्ट ए भी कहते हैं, पार्ट बी भी कह सकते हैं, पार्ट सी भी कह सकते हैं, पार्ट डी भी कह सकते हैं, है ना। ये भी आपको नाम याद रखना। इतना क्लियर है कि नहीं? अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। पार्ट का में क्या रखा गया था, तो वो भी आपको याद रखना। इसमें लिख लेना आप ब्रिटिश भारत के प्रांत। इसमें कौन से रखे गए थे आपके? इसमें रखे गए थे आपके ब्रिटिश भारत के प्रांत रखे गए थे। क्या रखे गए थे आपके? ब्रिटिश भारत के प्रांत। इसमें रखे गए थे आपकी देशी रियासतें, देशी रियासतें। तीसरे में क्या रखा गया था आपका? तीसरे में रखा गया था देशी रियासतें प्लस कमिश्नरी क्षेत्र। कुछ जो थी, जो देशी रियासतें थी, इसी में रखे गए थे आपके क्या? कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्र रखे गए थे। और भाग डी या भाग घा में क्या रखा गया था आपका? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें रखे गए थे आपके क्या? द्वीप समूह। द्वीप समूह बोले तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार को इसमें शामिल आपका किया गया था। किसको शामिल किया गया था आपका? अंडमान निकोबार को शामिल किया गया था। तो देखिए क्या हुआ, जब ऐसा चल रहा था आपका राज्य अलग अलग बटे हुए थे, जब आपकी संविधान सभा गठित की गई थी, तो उस समय आपका जो था एक मुद्दा उठाया गया कि हमें राज्यों का जो है विभाजन करना चाहिए, है ना। तो याद रखना, राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता लगी तथा देश में मांग भी की गई थी। तो याद रखना, स्वतंत्रता के बाद क्या हुई आपकी देश में जो है, स्वतंत्रता के बाद देश में क्या हुई आपकी? राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। यानी किसकी मांग उठी आपकी? पुनर्गठन की, पुनर्गठन की मांग उत्पन्न हुई। जब मांग उठी तो फिर क्या हुआ? उसके लिए क्या कहा गया कि भारत का विभाजन किस आधार पर किया जाए। तो भारत का विभाजन किस आधार पर किया जाए, तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। मांग कहाँ उठाई गई आपकी? मांग उठाई गई संविधान सभा में। तो इसके जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। तो अध्यक्ष थे आपके कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने कहा कि अब जो है राज्यों का क्या होगा? पुनर्गठन। क्या होगा आपका? राज्यों का पुनर्गठन होगा। किस आधार पर होगा? तो ये पता नहीं था, इसलिए राज्यों के पुनर्गठन के लिए एक जो है आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया आपका? आयोग बनाया गया। तो संविधान सभा के द्वारा एक जो आयोग बनाया गया, जिसका नाम था एस के धर आयोग। क्या नाम था आपका? एक आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या था आपका? एस के धर आयोग। क्या बनाया गया था आपका? एस के धर आयोग बनाया गया। कब बनाया गया था आपका? तो जून 1948 को, जून 1948 को एस के धर आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर।
यही इनके नाम पर, यही कौन थे, इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना। अब इनके नाम पर आयोग बनाया जाता है। तो जब ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं आपके, तो एस के धर आयोग ने आपने क्या दी, रिपोर्ट दी है। तो रिपोर्ट दी तो उसमें उन्होंने कहा कि जो भारत का विभाजन है, क्या है आपका, भारत का विभाजन, भारत का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, प्रशासनिक आधार पर होगा। तो ये आपको याद रखना कि इन्होंने क्या कहा कि जो भारत का विभाजन है वो आपके भाषा के आधार पर ना होकर किसके आधार पर होगा, प्रशासनिक आधार पर आपका किया जाएगा। तो जब ऐसा हुआ तो इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए, याद रखना आपको, क्या याद रखना है, एस के धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए, इस रिपोर्ट की क्या करने के लिए, जांच करने के लिए, तो जांच के लिए एक समिति बनी। क्या बनी आपकी, समिति बनाई गई, जिसका नाम था जेवीपी समिति। इस समिति का नाम क्या था आपका, जेवीपी समिति, जिसका नाम, जिसमें 3 सदस्य थे। 3 कौन कौन थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और एक और जो है पट्टाभी सीतारामैया। तीसरे कौन है आपके, पट्टाभी सीतारामैया। 3 व्यक्ति इस समिति में आते हैं, दोनों इस रिपोर्ट की जांच करते हैं। जब दोनों ने इस रिपोर्ट की जांच की तो वो रिपोर्ट जो थी, इस समिति की भी क्या आई आपकी, रिपोर्ट आई। तो जो रिपोर्ट थी आपकी, तो याद रखना वो एस के धर के समान ही थी। रिपोर्ट कैसी आई इनकी, इनकी जो रिपोर्ट थी वो एस के धर आयोग की रिपोर्ट के समान थी। यानी इन्होंने भी क्या कह दिया कि भारत का जो विभाजन है वो आपके प्रशासनिक आधार पर ही होगा। तो जब ये रिपोर्ट आती है आपकी, तो इसका बहुत ज्यादा तरीके से विरोध होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम प्रशासनिक आधार पर ही रहेगा तो लोग बाहर के आएंगे और उनकी भाषा और परेशानियों को वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो भारत में भाषाई विविधता अधिकतर आपको देखने को मिलती है, और ज्यादा से ज्यादा जो भाषाई विविधता है वो आपको दक्षिण भारत के राज्यों में देखने को मिलती है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में केरला, है ना, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है ना, तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है, आंध्रा में आंध्रा भाषा बोली जाती है। तो ये सब राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसी कारण इधर से विरोध करना चालू कर दिया उस समय इन्होंने। तो जब इनका बहुत ज्यादा तरीके से विरोध होता है, अब विरोध करने वाले कौन थे, तो उधर आपको नाम याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। विरोध करने वाले थे, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, उनका नाम लिख लीजिए आप, पोट्टा श्री रमन्यु पोट्टा रमैया। पोट्टा श्री रमन्यु पोट्टा रमैया, ये अनशन पर बैठ जाते, अनशन पर बैठ जाते है ना, ये अनशन पर बैठ जाते हैं। और ये कहाँ के थे आपके, हैदराबाद के रहने वाले थे। कहाँ के थे आपके, हैदराबाद के थे। तो याद रखना हैदराबाद के रहने वाले थे, और ये जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। किसकी मांग कर रहे थे आपकी, आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर आपका राज्य बनना चाहिए। तो जब ये अनशन पर बैठे तो इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 58 दिन के बाद। 58
दिन के बाद क्या हो जाती है इनकी, तो आप कहोगे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो देखो भैया, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद दंगा और ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। तो क्या हुआ, उधर से आपके राजेंद्र प्रसाद कहते जवाहरलाल नेहरू से, क्योंकि उस सब बात क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू इधर के पूरे भारत के जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उनसे कहा कि भाई देखो, सरकार वैसे ही विरोध में चल रही है और ये दंगे फसाद बढ़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप जो है उन दंगों को शांत करिए और जाकर इस मैटर को सुलझाइए। तो जब ये विरोध बढ़ता है तो पोट्टा श्री रमन्यू चले जाते हैं ऊपर, जाने के बाद जो है अब इस मैटर को सॉल्व किया जाता है। पुष्पांजलि देने के लिए आते हैं आपके कौन, आपके जवाहरलाल नेहरू नेहरू आते हैं और वो इधर से ही मजबूर होकर घोषणा कर देते हैं। क्या करते हैं, इधर आकर वो घोषणा कर देते हैं क्या, कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए, भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। ये कब बना आपका, तो 1 अक्टूबर, तो ये 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश आपका पहला भाषाई आधार पर राज्य बना। और ये किससे अलग होकर बना था, तो ये मद्रास से होकर अलग बना था। तो याद रखना आपको, आंध्र प्रदेश जो है किससे अलग होकर बना था आपका, मद्रास से अलग होकर आपका ये आंध्र प्रदेश बनता है। फिर क्या हुआ, अब देखिए जब एक राज्य बन गया है तो अन्य राज्यों में और ज्यादा दंगे फैलने लगे, या तो मिले तो सबको मिले, नहीं तो एक को भी ना मिले। यही कारण था पूरे भारत में और ज्यादा दंगे होने लगे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि अब हम एक कमेटी बनाएंगे, एक फिर आयोग लेकर आएंगे जो जांच करेगा कि कितने राज्यों की स्थापना करनी है। इसी के आधार पर एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया, अरे बोलो कौन सा आयोग बनाया गया, तो आप बताएंगे सर फजल अली आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग बनाया गया आपका, फजल अली आयोग बनाया गया, जिसमें 3 व्यक्ति थे। इसके आपको अध्यक्ष याद रखना है, इसके जो अध्यक्ष थे वो फजल अली ही थे, है ना। अब इसका एक और अन्य नाम पूछते हैं, इसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या पूछा जाएगा आपसे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो फजल अली थे। याद रखना आपको, जब जे इनको अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसमें कुछ सदस्य भी थे। कौन थे, सदस्य भी थे। तो उन सदस्यों के नाम हमें याद रखना है, कौन कौन थे। एक का नाम था HS हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे KM पणिक्कर। तो पहले कौन थे आपके, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरे हैं आपके कौन, KM पणिक्कर। दूसरे कौन थे आपके, KM पणिक्कर। तो इनके बारे में याद रखना। तो जैसे ही ये बनते हैं आपके 1956 में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, है ना। कब दे देते हैं आपके, 1956। रिपोर्ट कब दी इन्होंने, तो आप बात करेंगे 1956 में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। और आपको पता है बाद में चल के आपके राज्यों की स्थापना हो जाती है। और आपके जिनमें ही एक शामिल था आपका कौन सा, मध्य प्रदेश। इनमें ही एक शामिल क्या था आपका, मध्य प्रदेश भी आपका शामिल था। तो हमें याद रखना है, तो ये रिपोर्ट अपनी कब देते हैं, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1955 में। 55 में रिपोर्ट देने के बाद उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि जो भारत में, क्या कहा, भारत में 14 राज्य होना चाहिए। कितने राज्य बनेंगे, 14 राज्य बनेंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। कितने राज्य बनेंगे, 14 राज्य बनेंगे
और आपके जो है 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे। अब जब इनके कहने से कुछ नहीं होता है ना, फिर आपको याद रखना है बाद में चल के आपका संविधान संशोधन हुआ, है ना, जिसको नाम दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसकी रिपोर्ट के बाद क्या हुआ आपका, तो आपको याद रखना राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। कब, किस नाम से था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और ये संशोधन हुआ कौन सा आपका, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ आपका, 1956 में हुआ। इसके तहत भारत से सभी पार्टों को समाप्त किया गया। तो याद रखना इसके तहत क्या हुआ आपका, तो इसके तहत क्या हुआ, सभी पार्ट को, यानी भारत से सभी पार्ट या भाग, जैसे अपन कहेंगे ए बी सी डी को समाप्त किया गया, को समाप्त किया गया। जब इनको समाप्त किया गया है तो उन्होंने क्या कहा, जब इनको समाप्त किया गया तो 14 नए राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये भी आपको याद रखना है। फिर कितने राज्य बने, 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए। इसी के तहत जो है हम आगे बढ़ते हैं कि आपके कितने राज्य बनाए गए, आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आपके बनाए गए। अरे बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए इसके बाद आगे क्या होता है, तो ये तो बन जाते हैं आपकी भाषा के आधार पर पहला राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश, है ना। इतनी सारी प्रक्रिया और हुई तो आपके 14 राज्य और बन जाते हैं। इसके बाद आगे याद रखना कुछ पेपर में और भाषा के आधार पर राज्य पूछे जाएंगे। जैसे याद रखना भाषा के आधार पर, किसके आधार पर की बात चल रही है आपकी, तो भाषा के आधार पर और कौन कौन से राज्य बने आपके, तो भाषा के आधार पर ही राज्य बना था आपका कौन सा, तो याद रखना बंबई से अलग होकर, किससे अलग होकर, बंबई से अलग होकर तो राज्य बने आपके 2। कौन कौन से बने, तो पहला बना आपका गुजरात और दूसरा बना आपका कौन सा, तो वो बना था आपका महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र ये कब बने थे, तो ये दोनों ही बने थे आपको 1960 में। ये गुजराती भाषा बोलते हैं यहाँ पर, है ना। और ये कौन सी भाषा बोलने लगे थे, ये बोलते हैं आपके मराठी भाषा बोलते हैं। और आगे बात आती है, गुजरात हो गया आपका, है ना, और आपका महाराष्ट्र हो गया। इसके बाद याद रखना है कि पंजाब से अलग होकर, किससे अलग होकर, पंजाब से अलग होकर हरियाणा, कौन सा बना आपका, हरियाणा को बनाया गया, हरियाणा को बनाया गया जो हिंदी भाषी राज्य था, हिंदी भाषी राज्य बना। कौन सा राज्य बना है आपका, तो ये जो है आपका हिंदी भाषी राज्य बना। ये कब बना था आपका, तो याद रखना हरियाणा कब बना है, 1966। तो यहाँ तक जो है हमने राज्यों का क्रम पढ़ लिया है और आपकी 4 अनुच्छेद खत्म हो चुके हैं, है ना। अब जो है इसके बाद जो है अगली क्लास में हम मिलते हैं नागरिकता के साथ और संविधान का आएगा आपका भाग 2। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।